सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो अगला टॉपिक्स है वो हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट परसों हो गया था। एंड हम जितना हमारे अंदर में कैपेबिलिटीज़ है, जितना हम कर सकते थे 2 दिन में, उसका हाफ भी हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। मतलब हमारा ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो चैप्टर है, इसका जो ग्रोथ है ये बहुत स्लो रहा है। हम उतना जल्दी जल्दी नहीं जा पा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा रीज़न तो यही है कि मैं भी अपने लाइफ के एक बहुत ख़राब फेज़ से गुज़र रहा हूँ। उसी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर में टाइम दूँ। बट फिर भी मैंने ये तो सोच के रखा ही है कि मेरे लाइफ में चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनका मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने दूंगा। यही कारण है कि मैंने कल छोटा सा ही सही लेकिन एक वीडियो तो डाल ही दिया था, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा अगर मैं ये सोचता हूँ कि वीडियोस नहीं डालते हैं, आज मूड नहीं है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बात तो यही है कि हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो ग्रोथ है, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, वो अभी हमारे पास उतना ज़्यादा अच्छा खासा स्पीड नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है, हम इसको बहुत जल्दी ही इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो वो इमोशनल बातों को बाद में छोड़ते हैं। अभी हम अपने सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर में हम लोग कितने आगे आ चुके हैं एंड कितना आगे हमें और जाना है। तो अगर मैं ये सिलेबस को दिखाऊं तो सिलेबस ये रहा, आपके स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस सिलेबस का हम सिर्फ अभी मैं अगर कहूँ तो सिर्फ 2 या 3% ही हमारा कंप्लीट हो पाया है, जिसमें से बस 2 ही कंसेप्ट हैं। एक है मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एक है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑल्दो ये दोनों जो हैं उसमें टाइम लगता है, बट फिर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा जो सिलेबस है इस चैप्टर से वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा बाकी है एंड हमने अभी बहुत कम किया हुआ है। तो इसीलिए हम जल्दी से जल्दी जो हमारा पहला ये जो पहला टॉपिक है, बेसिकली उसका जो सब हेडिंग है, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होने वाला है वो है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के नुकसान क्या क्या हैं, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें तो मालूम ही है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो टोटल कैपिटल होता है वो 1-2 आदमियों के द्वारा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा जॉइंटली ओन्ड रहता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने उसको बहुत डिटेल में समझा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, फिर उसके फीचर्स भी। अब उसके मेरिट्स को देखते हैं कि इसको बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा है लार्जर कैपिटल। The huge capital required by modern enterprises would not be possible under other forms of organization like sole individual proprietorship and even in partnership. The joint stock company, by its widespread appeal to investors of all classes, can raise adequate resources of capital required by large scale enterprise. तो देखिए, सबसे बड़ा बात जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फ़ायदा होता है वो ये है कि अगर आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, उसमें आप खुद से अपना एक दुकान खोल लीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें स्टार्ट कर दीजिए, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक लिमिट है टू बोथ द सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज द पार्टनरशिप। हम एक सीमित अमाउंट में ही पैसा वहाँ से ला सकते हैं। अगर हमें मतलब बहुत बड़ा काम करना है, इतना बड़ा काम जिसके जो पैसों के रिक्वायरमेंट हैं वो करोड़ों में है, 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया चाहिए हमें किसी चीज़ को करने के लिए, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप तो उसके आसपास में भी नहीं आता है। एंड अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है एंड वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्यों? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जैसा कि हमने कहा कि अगर सोल
प्रोप्राइटरशिप के थ्रू 20 करोड़ लाना चाहेंगे तो कोई भी नहीं देने वाला है, पार्टनरशिप में भी कोई नहीं देने वाला है ये। लेकिन अगर 20 करोड़ रुपए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कोई एक आदमी से 20 करोड़ रुपए हम मांग नहीं रहे हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों से हम 20 करोड़ रुपए मांग के ला रहे हैं। अगर मान के चलिए हम 1 करोड़ लोगों के पास जा पाते हैं एंड सिर्फ उनसे 20-20 रुपए मांगते हैं, वो भी एज एन इन्वेस्टमेंट, हम फ्री में नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे बस 20-20 रुपए मांग रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आप खुद यहाँ पे सोच सकते हैं कि भले ही एक आदमी नेग्लिजिबल अमाउंट दे रहा है, लेकिन जब सब मिल करके दे रहे हैं तो कितना बड़ा पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो यही इसका मेन बात है कि 20 करोड़ 50 करोड़ इतना अमाउंट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ला पाना पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहता है, लेकिन फिर भी 20-20 करोड़ के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं बनाने वाला है, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद भी जो लिमिटेड लायबिलिटी होता है वो कितना खतरनाक होता है। तो अंत में एक ऑप्शन बाकी रह जाता है जो कि होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की वजह से ही हम जितना पैसा की हमें ज़रूरत है, वॉट एवर मनी वी आर रिक्वायरिंग, हमें जितनों पैसों की ज़रूरत है वो सारा का सारा पैसा हम बड़ी आसानी से ला सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये पावर होता है, इसीलिए उसको बनाना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि हम देख चुके हैं यहाँ पे कि मैंने अगर एक पार्टनरशिप में मैंने 1000 रुपये लगाए हुए हैं, लेकिन अगर कभी पार्टनरशिप में नुकसान होता है एंड मेरे हिस्से में 10,000 रुपये का नुकसान आता है, तो ऑल्दो मेरा हिस्सा जो है पार्टनरशिप में सिर्फ 1000 रुपये का है, लेकिन मैंने 10,000 रुपये जो हैं वो अपने कंपनी में मेरे ऊपर में इसका नुकसान का भरपाई करने को आया हुआ है। तो भाई मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने क्योंकि सिर्फ 1000 रुपये लगाए हुए हैं तो मैं सिर्फ 1000 रुपये का ही भरपाई करूँगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर मैंने 1 रुपया ही क्यों ना लगाया हुआ हो, लेकिन अगर 10-10 हज़ार का छोड़िए, अगर 1 लाख तक का भी अगर मेरे ऊपर में नुकसान आता है तो ये मुझे पूरा का पूरा भरपाई करना होगा। अब मैं जहाँ से लाऊं मैं वहाँ से ला सकता हूँ, लेकिन पूरा पैसा मुझे देना होगा। जबकि यही चीज़ कंपनी में इसका टोटली उल्टा होता है। अगर कंपनी में मैंने 1000 रुपये लगाए हुए हैं, तो अगर मेरे ऊपर में कोई बोलता है कि तुम्हें 10,000 रुपयों का लोन का रीपेमेंट करना है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 रुपये देने की। मैं कहूँगा कि देख भाई, मैंने 1000 रुपये कंपनी में लगाए हुए हैं, तो मैं सिर्फ 1000 रुपये का ही नुकसान का भरपाई करने वाला हूँ एंड आपको सिर्फ उतना का ही करने का ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बाकी का पैसा का क्या होगा, उसका जो होगा वो बाकी सब देखेंगे। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपयों का हिस्सेदारी है, तो मैं सिर्फ 1000 रुपये तक का ही नुकसान का भरपाई यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि इसमें हम जितने पैसे लगाते हैं हमें रिटर्न जो है वो उसका 100 गुना भी आ सकता है, लेकिन लॉस जो है वो कभी भी उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं आने वाला है। मैं 1000 रुपया लगाकर मैं किसी कंपनी से, मान के चलिए मैं 1000 रुपये लगाकर मैं किसी कंपनी से 1 लाख रुपये भी वहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, लेकिन 1000 रुपये लगाने के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मुझे 1000 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा का भी खर्चा, मतलब 1 रुपया भी ज़्यादा मुझे वहाँ पे नुकसान करवाना होगा। मैंने अगर 1000 लगाया है तो बहुत बेसी अगर मुझे नुकसान का भरपाई करना पड़ सकता है तो वो सिर्फ 1000 ही रहने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि हम कल देख चुके थे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वो अपने मालिक से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैं और आप 2 अलग अलग इंसान हैं, ठीक उसी तरीके से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड उसका ओनर जो है वो 2 अलग अलग कानूनी रूप से इंसान है। हम किसी भी तरीके में ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कंपनी है और जो मालिक है वो दोनों एक हैं। दे बोथ आर टोटली इंटरडिपेंडेंट। अगर मालिक को कुछ भी हो जाता है तो उससे कंपनी को कुछ भी फ़र्क नहीं
करने वाला है। हम जानते हैं कि कंपनी का जो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी अमर होती है, वो जितने समय तक वो चाहे उतने समय तक वो चल सकती है। लेकिन हाँ, अगर कानूनी तरीके से उसे ख़त्म किया जा रहा है, मतलब कानूनी अगर उसे बंद किया जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन ऐसे नॉर्मली वो कभी भी बंद नहीं होती है। तो कंपनी जो है वो हमेशा ही चलती रहती है। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाना इसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कंपनी कभी भी नहीं मरने वाली है। ठीक है। फिर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर है सिंस द कंपनी ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल इट वुड रिजल्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज इन परचेज मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग। दीज इकोनॉमीज वुड प्रोवाइड गुड्स टू द कंज्यूमर एट अ चीपर प्राइस। अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? देखिए, आप जितना बड़ा बिजनेस करेंगे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उतना सस्ता मार्केट में आएगा। ये ही इसका सिंपल मतलब होता है। आप बस इसको इतना समझ के रखिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बहुत बड़ा इसका मतलब ये एक बहुत ये है डीप टॉपिक है, लेकिन हमें बस इतना जानना है कि जितने बड़े स्केल में हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिजनेस करेंगे हमारा जो कॉस्ट होगा वो उतना ही कम होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बुक प्रिंट करता हूँ तो उसको बनाने का खर्चा अगर 500 रुपये आता है, वहीं अगर मैं लाखों बुक्स प्रिंट करवाता हूँ तो वही बुक को प्रिंट करने का खर्चा जो है वो 300 से लेके 350 के बीच में हो जाता है। तो यही इसका मेन मतलब है कि अगर थोड़ा प्रोडक्शन होगा तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा, एंड अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बोलता है कि क्योंकि कंपनी जो है वो एक बहुत बड़े स्केल में काम करता है, द कंपनी वर्क्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इसी वजह से कंपनी में जो है सस्ते तरीके के सामान वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि जब हम उतने बड़े स्केल में काम करते हैं तो हमारा जो सामान है वो मार्केट में ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। यही अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो वो लोग भी सेम सामान बना सकते हैं, लेकिन जो सामान वो लोग बना रहे हैं वही सामान अगर किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ पे अगर उसका दाम 20 रुपये होता है तो यहाँ पे उसका दाम 25 रुपये तक हो सकता है, क्योंकि ये लोग छोटे स्केल में काम करते हैं। तो छोटे स्केल में काम करने की वजह से दाम भी जो मार्केट में होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए बड़े स्केल में जब काम होता है तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में सस्ता हो जाता है। सस्ता हो जाना का मतलब और भी लोग उसे खरीद सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज ईजी बाय इशूइंग न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब देखिए, इसमें जो है एक्सपेंशन बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम सिर्फ इतने ही लोग यहाँ पे हो सकते हैं। हमारा जितना ज़्यादा मन होता है हम उतने ज़्यादा लोगों को अपने कंपनी में रख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारे कंपनी के साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारा एक्सपेंशन होगा। आज अगर मैं बात करूं रिलायंस का, तो रिलायंस का जो शेयर होल्डर्स है ना वो करोड़ों में है। देयर आर करोड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस। इसी वजह से रिलायंस जो है वो आज एक इतनी बड़ी कंपनी है। वहीं अगर मैं बात करूं किसी लोकल कंपनी के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर मैं हल्दीराम के बारे में बात करूं, तो हल्दीराम रिलायंस जितना बड़ा कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हैं। तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं उतना ज़्यादा उसका एक्सपेंशन होता है। तो ये पब्लिक कंपनी के केस में है कि इसमें हमें जितना मन होता है हम उतने सारे शेयर होल्डर्स को ला सकते हैं और अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करवा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में है, प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता है। ठीक है। फिर इसके बाद है पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखिए, ये जो जितने भी कंपनीज हमारे देश में हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, वो
दोनों के दोनों कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो बेसिकली वो कानून है जिसके हिसाब से ये जितने भी कंपनीज हैं वो काम करते हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक पर्टिकुलर कानून बनाया हुआ है जिसको फॉलो करके ये सारे कंपनीज काम करते हैं। तो इसमें कोई भी ये नहीं रहता है कि कोई चोरी चकारी हो गया या फिर किसी का पैसा यहाँ पे मार लिया गया, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहता है। आप अगर किसी पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सरकार के पास करवाना ये नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आपने किसी ऐसे पार्टनरशिप में पैसा लगा दिया जिसमें कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसमें से आपको पैसे मिलने में बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर पैसा नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में आप 100% श्योर रहिए आपका पैसा आपको मिल ही जाएगा। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से काफ़ी सेफ है, ये काफ़ी सुरक्षित होता है। ठीक है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये तो हम जान ही चुके हैं भाई कि इसका एक बहुत मेजर पॉइंट है कि एक कंपनी का जो शेयर होता है वो एक आदमी किसी दूसरे आदमी को दे सकता है, दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी को दे सकता है। तो इसमें जो शेयर होल्डर होता है उसके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि अगर मैंने किसी ऐसे कंपनी के शेयर अपने पास रखे हुए हैं जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो फिर वो अगर चाहे तो उस शेयर को किसी दूसरे को बेच सकता है। ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब ये है कि कंपनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप आइए, अगर आपका मन होता है तो आप वहाँ पर रहिए, अगर आपका मन नहीं होता है तो आप वहाँ से निकल भी सकते हैं। आपका जब मन चाहे आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। तो ये इसका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है। फिर इसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या चाहे वो अनपढ़ हो, वो मिल करके अपना दुकान खोल सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है। वही अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो उसमें भी कुछ खास वैसे लोग नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनपढ़ होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ खास लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी क्योंकि उतने बड़े स्केल में काम करते हैं, तो उसमें जो लोग काम करते हैं वो MBA होते हैं, या तो वो लोग CA होते हैं, या तो वो लोग CS होते हैं, या फिर CMA होते हैं। अलग अलग टाइप की डिग्रीज उनके पास होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लोग उसमें बेसिकली काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई खली का गहरा आदमी उसमें काम कर रहा है, ऐसा उसमें नहीं होता है। प्रोफेशनल लोग जिनको अच्छा खासा, छोड़िए बहुत डीप नॉलेज है, वो लोग काम करते हैं इसमें। इसकी वजह से ये जो मैनेजमेंट है इसका, ये प्रोफेशनली चलाया जाता है। द मैनेजमेंट इज़ रन प्रोफेशनली, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं एंड वो लोग इतने ज़्यादा, मतलब दे आर सो प्रोफेशनल, वो लोग इतने स्किल्ड होते हैं कि उन लोगों के पास एकदम, मतलब उसका एक अलग लेवल का ही मैनेजमेंट उसमें होता है। ये मैनेजमेंट आपको पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलेगा एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर है टैक्स बेनिफिट। अब देखिए, जो सरकार होती है हमारी, वो कंपनीज़ को कुछ टैक्स बेनिफिट देती है। मतलब कंपनीज जो भी टैक्स पे करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा होता है जो कि सरकार ये कर देती है, छोड़ देती है, माफ़ कर देती है कि छोड़ो, मैं इस पार्ट पे टैक्स नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पार्टनरशिप के केस में सरकार आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट वहाँ पे नहीं देती है। एंड अगर मैं एक मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बात करूँ तो वो ये है कि भारत सरकार अब पार्टनरशिप को किसी भी तरीके से फेवर नहीं कर रही है। भारत सरकार अब चाहती ही नहीं है कि देश में पार्टनरशिप बने। तो बात यही है कि अगर हम कंपनी बनाते हैं तो हमें गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो टैक्स में हो या चाहे वो दूसरे चीज़ों में हो। ठीक है। एंड फिर है रिस्क डिफ्यूज्ड, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया था कि अगर एक आदमी 20
करोड़ रुपए लाता है तो उसका पैसा डूबने का बहुत चांस है। एंड अगर पैसा डूब गया तो वो आदमी पूरा कंगाल हो जाएगा। मतलब सिंपल मायने में जो भी रिस्क है बिजनेस का वो एक ही आदमी के सर पे है। लेकिन अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो हम तो जानते ही हैं कि एक कंपनी में लाखों लोग होते हैं। तो उन लाखों लोगों के ऊपर में जो वहाँ पे बिजनेस का रिस्क होता है, तो जब लोगों के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है। एंड यही कारण है कि लोग कंपनी में पैसा लगाने से उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं जितना वो लोग किसी सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप में कोई उतनी जल्दी पैसा लगाना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ पे पैसे डूबने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कंपनी में यह रिस्क बहुत कम होता है। ओके। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कोई भी चीज़ एडवांटेजियस होती है तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके एडवांटेजेस देख के आपको ये लग सकता है कि चलो मैं भी एक कंपनी स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन रियलिटी में एक कंपनी को स्टार्ट करना बहुत हेक्टिक काम है। इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है, इतना ज़्यादा ऑफिशियल वर्क होता है कि उसके बारे में कुछ पूछिए ही मत। इतना ज़्यादा वहाँ पे काम करना होता है कि एक कंपनी को बनाना मतलब आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध के लिए तैयार होना, उस टाइप का होता है वहाँ पे। तो कंपनी जो है वो एक बार बन गई तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत एफर्ट्स देने होते हैं। बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक कंपनी को बनाने में। एंड यही कारण है कि लोग कंपनीज बनाने के बारे में सोचते हैं। मतलब अब मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि जो अगर मान के चलिए कोई दो लोग हैं जो कि 2-2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके एक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये भी तो पॉसिबल है ही कि वो लोग उतने रुपए में कंपनी बना लें। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंपनी को बनाना। कंपनी को बनाना कोई नॉर्मल खेला नहीं है कि कोई भी सुबह सुबह उठा और कंपनी बना लिया। ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि कंपनी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाता है। ऑल्दो अब कंपनी बनाना आसान तो हो गया है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा आसान अभी भी नहीं है। ठीक है। फिर लैक ऑफ सीक्रेसी। अब देखिए कंपनी में एक रूल होता है कि आपके कंपनी में जो भी हो रहा है आप उसे पब्लिक को बताइए। मतलब वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस इनसाइड योर कंपनी, आपको वो बात जनरल पब्लिक को बताना होता है। आपके कंपनी में जो हो रहा है, आपके कंपनी में मान के चलिए आज एक सीए था, ठीक है, फिर कल उस सीए ने रिज़ाइन कर दिया, तो आपको ये बात भी जो नॉर्मल पब्लिक है उसको बतानी होती है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है कि क्योंकि हर एक बात हमें जो भी कंपनी के अंदर में हो रहा है वो सारी बातें हमें पब्लिक को बताना होता है। तो इसकी वजह से सीक्रेट्स जो हैं वो जल्दी, मतलब सीक्रेट्स बहुत कम रह जाते हैं। मतलब इसमें जो ये बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो उतना ज़्यादा इसमें नहीं रह जाता है। ऑल्दो पब्लिक को तो बाद में बताया जाता है। अगर आप कंपनी में फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में अगर 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख शेयर होल्डर से पूछना होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, एक बात जब 1 लाख शेयर होल्डर्स के बीच में हटेगा तो उसमें सीक्रेसी कहाँ रहेगी। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सीक्रेसी यहाँ पे नहीं रहता है। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 2 से 3 लोग हैं, उन्हीं के बीच में बात रह जाएगा। सोल प्रोप्राइटर में तो सीक्रेसी सबसे बड़ा चीज़ है। एक ही आदमी है, जो भी बिजनेस सीक्रेट्स होगा वो सिर्फ अपने पास ही रखने वाला है। लेकिन कंपनी के केस में आपको तो बताना ही होगा, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 1 लाख शेयर होल्डर्स को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग भी मालिक हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो वो लोग भी मालिक हैं, तो उनका भी वही टोटल मतलब उनका भी सेम हक बनता है कि वो लोग जाने कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा है। तो ये बात आपको उन्हें बतानी होती है। तो आप इसमें सीक्रेसी जो है वो नहीं रह जाता है। ठीक है।
फिर इसके बाद है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी अगर होगा तो आपको उन शेयर होल्डर से परमिशन लेना होगा। शेयर होल्डर से जो है वो आपको परमिशन लेना होता है, एंड ये परमिशन जो है इसको लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब हर एक शेयर होल्डर जो है वो अपना सहमति देगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें सोचिए। लेकिन वहीं अगर पार्टनरशिप होगा तो 2-3 पार्टनर्स हैं, एक ने दूसरे को फ़ोन किया, दूसरे ने उसको, बस हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सब कुछ तो अपने ही हाथ में है, तो डिसीज़न जो है वो बहुत जल्दी लिया जा सकता है। लेकिन कंपनी के केस में ये थोड़ा सा इसमें डिले हो जाता है। ये नहीं है कि डिसीजन लिया ही नहीं जाता है, लेकिन ये हो जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब देखिए ये है कि इसको हम लोग एक चीज़ बोलते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में है, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली। अब ये मोनोपोली क्या होता है? तो देखिए मोनोपोली का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा सामान बना रहे हैं जिसका मार्केट में और कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है सिवाय आपके, तो वो एक मोनोपोली हो जाता है। अभी मैं अगर बात करूं तो इंडिया में जो है मेनली 3 कंपनीज़ हैं, जिसमें से एक है एयरटेल, मैं टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ, एक है एयरटेल, एक है जियो एंड एक है वोडाफोन आइडिया। ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया जो था वो मार्केट से जाने वाला था, लेकिन उसे सरकार ने वापस मतलब जो इंडस्ट्री है उसमें उसको रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अगर मार्केट में सिर्फ यही 2 जन रहेंगे तो इसकी वजह से होगा क्या कि सिर्फ इन्हीं दो लोगों के बीच में पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री बंट जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों का जो मन चाहेगा ये लोग वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वॉट एवर दे डिज़ायर दे कैन डू दैट थिंग। वहीं आप अगर यहाँ पे मान के चलिए कि वोडाफोन अगर मार्केट में से, तो वो तो जा ही रहा था, अगर वो मार्केट में से निकल जाता एंड उसी के साथ साथ अगर एयरटेल भी मार्केट में से निकल जाता तो सिर्फ जियो ही बाकी रहता। अब जियो ही इंडिया में सिर्फ ऐसा एक कंपनी है जो कि आपको सिम देता है, जो कि आपको टॉकिंग फैसिलिटी, जो कि आपको इंटरनेट सब कुछ देता है। तो जब सिर्फ यही रहेगा तो ये तो जानता है कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो पहले जो प्लान मैं किसी दूसरे कंपनी के होने के कारण 200 रुपये में बेचता था, अब अगर मैं उस प्लान को 500 रुपये में बेचूंगा तो भी लोगों को खरीदना ही होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोगों को ये खरीदना ही होगा। तो ये चीज़ किसी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं होती है। एक इकॉनमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उतने ज़्यादा उसमें बिजनेसेस होने चाहिए। इसी वजह से वोडाफोन को सरकार ने नहीं निकाला, क्योंकि अगर वोडाफोन को निकाल दिया जाता तो एयरटेल एंड जियो सिर्फ यही दोनों रहते हैं, ये दोनों मिलके मनमानी करते। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा होता है, ये कंपनीज़ के केस में बहुत देखा जाता है। वही अगर बहुत ही एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ये रहता है, वो है अडानी। अडानी भी एक कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर में हमेशा ये आरोप ये लगाया जाता है कि देश में अगर सरकारी मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लास्ट में जाके अडानी को ही मिलता है। तो ये भी एक मोनोपोली टाइप का ही है कि अडानी धीरे धीरे देश में जो भी फील्ड है उसमें अडानी अपना उसमें हाथ फैला रहे हैं। तो इसकी वजह से एक मोनोपोली बन जाता है। इसमें कौन सफ़र करता है? जो कस्टमर है वो सफ़र करता है। तो ये मोनोपोली जो है ये पार्टनरशिप के केस में बनना बहुत रेयर है, एंड सोल प्रॉपर्टी के केस में ये बन ही नहीं सकता है। लेकिन कंपनी के केस में ये बहुत पॉसिबल है कि कोई एक कंपनी अगर चाहे तो पूरा मार्केट का कंट्रोल वो अपने हाथ में रख सकती है, एंड इसकी वजह से कंपनी जो है वो मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द डे टू डे मैनेजमेंट इज वेस्टेड विद सैलरीड पर्सन्स और एग्जीक्यूटिव्स हु डू नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द कंपनी। दिस में लीड टू रिड्यूस्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी। अब देखिए कंपनी में हम जानते हैं कि एक चीज़ है कि जो कंपनी है वो अपने मालिक से टोटली अलग है, दैट इज टोटली
डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है। तो ये जो है ये बेसिकली इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बोल ही सकता है कि भाई जब वो मेरी ही नहीं है, जब मेरा उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए काम क्यों करूं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर मैं सोल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, जो हमारे आसपास में जो दुकान होता है, तो वो दुकान वाला जानता है कि ये जो दुकान है ये मेरा दुकान है, अगर इसको कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा जो असर है वो मेरी जेब पे भरने वाला है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर में किसी भी तरीके का नुकसान हो। लेकिन ये चीज़ कंपनी में नहीं है, कंपनी एक अलग एंटिटी है एंड जो मालिक है वो एक अलग एंटिटी है। तो इसकी वजह से मालिक बहुत बार ये सोचता है कि मैं क्यों कंपनी के लिए काम करूं, कंपनी से तो मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मतलब लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड कंपनी के लिए काम वहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर है मोर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर आपने एडवांटेजेस में बोला था कि सर गवर्नमेंट जो है वो आपको बेनिफिट्स देती है, एंड आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तो देखिए इसमें दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, आपके ऊपर में सरकार आपको कुछ छूट भी देती है, आपके ऊपर में सरकार जो है वो मेहरबान भी होती है, एंड उसके उल्टा आपके ऊपर में सरकार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती है। ठीक है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होता है कंपनी के ऊपर में कि कंपनी ये काम नहीं कर सकते हैं, कंपनी ये काम नहीं कर सकते हैं। कंपनी में जो मीटिंग होता है वो इतना बार होगा ही होगा, अगर इतना बार नहीं हुआ तो फाइन लगाएंगे, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका वो सारे आप गवर्नमेंट को दिखाइए। तो ये सब बहुत होता है, मतलब सरकार आपको एक तरफ से आपको फ़ायदा दे रही है कि आपके टैक्स में कुछ पैसे छोड़ दिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड सरकार आपके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत लगा रही है। मतलब एक हाथ से तो दे रही है एंड एक हाथ से ले भी रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर इनकेपेबल एंड अनस्क्रपलस मैनेजमेंट। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, एमबीए होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, वो लोग उसे चलाते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर एक एमबीए जो है वो असली में एमबीए का काम जानता हो ही सकता है कि उसने पैसे दे के डिग्री ली हुई हो, या फिर बहुत केस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो मालिक है उसका बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 12 भी पास नहीं है, लेकिन उसने कंपनी का एमडी बना दिया है, जबकि कंपनी का एमडी बनने के लिए मिनिमम एमबीए डिग्री की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकेपेबल एंड अनस्क्रपलस मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट तो एमबीए ही संभालेगा, मैनेजमेंट सीए ही संभालेगा, सीएस सीएमए ये लोग ही संभालेंगे। लेकिन अगर ये लोग नल्ले निकल गए तो फिर क्या होगा, अगर ये लोग नालायक हो गए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है कंपनी को। अगर वो लोग अगर बहुत नल्ले किस्म के आदमी हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो उस केस पर कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जबकि ये चीज़ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर के केस में नहीं है, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो इक्वल है मालिक से। तो मालिक को पूरा पता है कि अगर पार्टनरशिप ठीक से काम नहीं करता है, या फिर अगर मैं बात करूं, अगर मालिक ठीक से काम नहीं करता है, या फिर सोल प्रोप्राइटर में जो उसका दुकानदार है वो अगर ठीक से काम नहीं करता है, तो उसके पॉकेट के ऊपर में ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी अलग चीज़ है, अगर हम ठीक से काम नहीं करते हैं तो उसमें कंपनी का नुकसान है। हाँ, हमारे ऊपर में तो कुछ नहीं आएगा, हमारा तो लायबिलिटी लिमिटेड है। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट बहुत टाइम पे नल्ला मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर अनड्यू स्पेक्यूलेशन इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, ये स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक शेयर का वैल्यू होता है। ठीक है, मान के चलिए, मतलब आपको जो है, हम ये जानते हैं कि कंपनी का शेयर होता है एंड शेयर फ्री में नहीं मिलता है, शेयर का एक दाम होता है। ठीक है, अब ये दाम कैसे तय किया जाता है, ये कैसे तय होता है कि दाम कितना होगा, कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा
तरीका है वो अभी आपके कोर से बहुत बहुत दूर है, कि शेयर का दाम कैसे तय होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि शेयर का जो दाम है वो टोटली कंपनी के पोजीशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अच्छी होगी, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, तो उस केस में शेयर का भी दाम अच्छा होगा। लेकिन अगर कंपनी जो है वो बहुत ख़राब होगी तो उसमें शेयर का भी दाम बहुत ख़राब होगा। ठीक है, तो अगर आपने 9-10 में मैथ्स तो आपका होगा ही, तो वहाँ पे आपने शेयर्स के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो शेयर्स के केस में एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, एंड एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि इस शेयर का असली में कितना इसका दाम है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक शेयर है जिसका दाम है 100 रुपये, तो ये इसका फेस वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये इसके फेस पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसे समझाता हूँ। आप अगर एक 10 रुपये का अगर नोट लेते हैं, ठीक है, अब वो 10 रुपये का नोट लेकर अगर आप महाराष्ट्र की किसी दुकान में जाके कोई सामान खरीदते हैं, तो वो सामान आपको कितने दाम का मिल सकता है? 10 रुपये का। ठीक है, क्योंकि वो 10 रुपये का जो सिक्का, 10 रुपये का जो नोट है, वो आप चाहे महाराष्ट्र की किसी दुकान में यूज़ करें या फिर दिल्ली के दुकान में यूज़ करें या फिर यूपी के दुकान में यूज़ करें, हर जगह उसका एक ही वैल्यू है। ठीक है, 10 रुपया। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर एक दुकानदार हैं, मैं आपके पास एक 10 रुपये का नोट लेकर आता हूँ, एंड मैं ये कहता हूँ कि ये जो 10 रुपये का नोट है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ये दे देते हैं कि ये बोल देते हैं कि ये जो 10 रुपये का नोट है ये मुझे अमिताभ बच्चन ने दिया हुआ है। ये 10 रुपये का नोट उन्होंने मुझे दिया था। मैं एक बार केबीसी खेलने गया था एंड वहाँ पे उन्होंने खुश होकर मुझे ये 10 रुपये का नोट दे दिया था। अब आप बताइए कि आप क्या उस 10 रुपये के नोट, उसे अगर जो नोट अमिताभ बच्चन का था वो नोट अगर आप उस दुकानदार को देते हैं, तो क्या आप उससे सिर्फ 10 रुपये का ही चीज़ लेंगे? ऐसा नहीं है। आप उससे वो 10 रुपये का नोट का वैल्यू लाखों में हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये ले 10 रुपये का नोट, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन का है इसीलिए ये नोट का दाम 1 लाख रुपए हो गया है। तो अब मुझे तेरी दुकान का कोई सामान नहीं चाहिए, अब मुझे तेरी दुकान ही चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो वो जो नोट है वो नोट का असली में कितना प्राइस है? 10 रुपये ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अमिताभ बच्चन का था इसकी वजह से उसका मार्केट में जो दाम है वो लाखों हो गया है। ठीक इसी तरीके से एक शेयर के ऊपर में 100 रुपये लिखा होता है, मतलब ये शेयर का दाम है जो कि होना चाहिए। लेकिन मार्केट में शेयर का दाम कभी भी उसके फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं रहता है। मार्केट में जो शेयर का दाम है वो अगर 100 रुपये का शेयर है तो वो मिनिमम हो सकता है कि 200 का हो, 250 का हो, 400, 500, 1000 रुपये। कभी कभी तो ये देखा जाता है कि 100 रुपये का शेयर का दाम मार्केट में 10,000 रुपये तक भी होता है। अब वो कैसे होता है वो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इतना जान के रखिए कि एक शेयर जो होता है उसका दाम जो है वो मार्केट में अलग होता है एंड कंपनी के हिसाब से जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वो अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि ये जो शेयर है, फॉर एग्जांपल एक शेयर है मेरे कंपनी में जिसका मार्केट प्राइस, जिसका फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपये है, मतलब उस शेयर का दाम 100 रुपया होना चाहिए। लेकिन मैं उस कंपनी का एमडी हूँ एंड मैंने उस शेयर का जो दाम है वो लोगों को बता दिया कि ये जो शेयर है ये शेयर 100 रुपये का तो है, लेकिन आप इसे आज खरीदिए एंड 2 दिनों के अंदर में ये शेयर का जो दाम है वो 2000 रुपये हो जाएगा। अब बोलेगा कैसे? तो बोलेगा क्योंकि हम एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हम लेने वाले हैं एंड उसकी वजह से शेयर का जो दाम है वो बहुत आसमान छूने वाला है। जबकि ये देखा जाएगा कि फ्यूचर में चल के ये जो 100 रुपये का शेयर था इसका मार्केट में दाम 20 रुपये हो गया है। तो ये होता है स्पेक्यूलेशन, कि जो उसका दाम है ही नहीं आप वो दाम उसे दिखा रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत टाइम पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल
पैकेट पे, एक बिस्किट का पैकेट पे लिखा रहता है कि ये 5 रुपये का है, लेकिन वो आपको मार्केट में बोलता है 10 रुपये का। ये सबसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है गांव देहात में। अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो थम्स अप की बोतल होती है उस पर 40 लिखा रहता है, लेकिन वो लोग आपसे 45 लेते हैं 5 रुपये ठंडा करने का। तो यही होता है स्पेकुलेशन। तो ये स्पेकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो कि मैंने आपको काफ़ी टाइम लेकर समझाया है, लेकिन मैं टाइम लेके इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं चाहूँ तो ऊपर से बिल्कुल आपको समझा के जा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये अगर समझ में आपको नहीं आया तो फ्यूचर में चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। सिर्फ इस चैप्टर को लेके नहीं, आपका जो क्लास 12 का कोर्स है उसके बाद अगर आप बाकी का भी कोर्स करते हैं तो उसमें भी ये बहुत आपको मुश्किल देगा। इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसे वैसे ही पढ़िए, ठीक है। आप अगर रोज़ 1 घंटा देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। ओके, अब हमने ये समझ लिया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट्स क्या होता है, डीमेरिट्स क्या होता है। अब देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है, व्हाई इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेड। तो सब देखिए, तो सबसे पहला बात तो यही है, टू कैरी आउट हैवी टास्क नॉट पॉसिबल बाय फ्यू पीपल। जब सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप अपना धोखा दे जाता है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, इतना बड़ा काम कि उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं पार्टनरशिप बना पाऊँ या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बना पाऊँ। तो उस केस में ये है ऑब्जेक्ट, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये मेरा मदद करता है। जो मुझे हैवी टास्क करने हैं, मुझे बहुत बड़ा एक ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने का काम कभी भी पार्टनरशिप के थ्रू नहीं हो पाता है। तो उतना बड़ा काम करने के लिए जिसमें करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे कंपनी ही बनाना होगा। तो हैवी टास्क जो कि कुछ लोगों के द्वारा पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, उसके लिए हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने की ज़रूरत होती है। फिर है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम जानते हैं कि कोई भी आदमी अपना शेयर खरीद सकता है एंड जब चाहे उसे ले सकता है, मतलब वो वहाँ से शेयर को वापस ले सकता है। इसी के साथ साथ अगर किसी आदमी को ये लगता है कि अगर वो इस कंपनी में, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में 1000 रुपये के लिए शेयर खरीदा एंड वो कंपनी बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ हुआ, तो 1000 रुपये का शेयर जो था वो बाद में चल के 3000 रुपये का हो गया। तो मैंने तो खरीदा सिर्फ 1000 में था, मैंने बेचा 3000 में, 2000 रुपये का प्रॉफिट मेरे पास बिना कुछ किए आ गया। जो आपके पापा करते होंगे या फिर आपके जान पहचान में लोग करते होंगे अप स्टॉक्स, ये क्या है, ये बेसिकली शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। वहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, ये सिर्फ कंपनी के केस में ही पॉसिबल है। तो लोग जानते हैं कि कंपनी के शेयर्स अगर मैं खरीदूंगा तो उससे मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, तो इसकी वजह से लोग कंपनी बनाना ज़्यादा ये करते हैं, क्योंकि कंपनी में ही आप अपना पैसा लगाकर उसे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो पार्टनरशिप के केस में भी ये पॉसिबल नहीं होता है। पार्टनरशिप में आप ऐसे ही उसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं, ऑल्दो उसमें भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। आपको पार्टनरशिप उन लोगों के साथ बात करना होता है, फिर वो लोग आपको उसमें एडमिशन देंगे, तो उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन आपको अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप सिंपली अप स्टॉक्स पे जाइए, अपना अकाउंट खोलिए एंड सिर्फ खरीद लीजिए। अब अगर उससे आपको प्रॉफिट होता है तो आप और खरीदिए शेयर्स। तो इससे क्या होता है, लोगों को ये बात पता है कि कंपनी का शेयर खरीद के बेचने में प्रॉफिट है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग अपना पैसा सिर्फ अपने घरों में दबा कर नहीं रखते हैं, उस पैसे को वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रमोट होता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल सा बात है भाई, अगर मैं अपना सैलरी मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं एंड मैं उसे घर में ले आके रख देता हूँ, तो वो पैसे क्या घर में रख के उसको कुछ भी होगा? तो आंसर है कुछ भी उसमें नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही है। अगर चूहा काट देगा तो नुकसान, अगर कोई चोरी कर लेगा तो नुकसान। तो इससे बढ़िया है कि उस पैसे को मैं बैंक में दे दूँ, जहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ तो इंटरेस्ट वहाँ से मिलेगा, एंड अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा कम से कम बैंक के पास सेफ तो है।
तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पैसे आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो लोग सिर्फ सैलरी कमाते हैं एंड सैलरी का हिस्सा सिर्फ खर्च कर देते हैं एंड इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करते हैं, उन लोगों को कभी भी कुछ भी मतलब वो लोग लाइफ में कभी आगे ही नहीं जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ द की टू सक्सेस, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की वजह से इतना ज़्यादा फैल पाया है। ठीक है, फिर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। अब मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं ऐसे सामान बनाता हूँ जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आप खुद सोचिए कि महिंद्रा और टाटा की जो गाड़ियाँ होती है वही गाड़ी अगर आप मान के चलिए किसी विदेशी कंपनी की लेते हैं, ठीक है, विदेशी कंपनी छोड़िए, वहीं आप अगर टोयोटा की गाड़ी लेते हैं या फिर ह्युंडई की गाड़ी लेते हैं तो वहीं मैं अगर बात करूं जो थार है, आप थार का दाम देख लीजिए और ह्युंडई की किसी एसयूवी का दाम देख लीजिए, जबकि थार इतनी मजबूत गाड़ी है कि वो गाड़ी ले लेने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैंने कौन सी गाड़ी ले ली। तो ये जो कंपनीज हैं ये लोग ऐसा सामान बना रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी ने 1 लाख रुपए में गाड़ी देने का वादा किया था। तो ये सोचिए क्या कोई कर सकता है? मेरे हिसाब से दुनिया में कोई गाड़ी ही ऐसी मतलब कोई कंपनी ही ऐसी नहीं थी जिसने ये सोचा कि 1 लाख रुपए में मैं गाड़ी बनाकर किसी को देने वाला हूँ। तो ये जो कंपनीज ऐसा काम करते हैं इससे उनका तो प्रॉफिट है ही है, लेकिन जो लोग हैं उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब खुद सोचिए जो मिडिल क्लास आदमी थी उन लोगों के पास एक मुश्किल से एक बाइक होती थी, लेकिन उनके पास नैनो की वजह से गाड़ियाँ हो गई, एक गाड़ी हो गया। तो यही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है। फिर इसके बाद हमने जो इससे के प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, पॉइंट में देखा था कि इन्वेस्टमेंट, लोग हमारे कंपनी में पैसा दे रहे हैं, वो वहाँ से मोटा प्रॉफिट कमा करके बाहर जा रहे हैं, तो इससे वजह से उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। जबकि आपको शेयर्स में कुछ खास करना नहीं पड़ता है, आप जाइए शेयर्स खरीदिए, आप देखिए मार्केट को, बस आपको एग्जामिन करना होता है। अगर आपको लगता है कि बेचने का टाइम है बस बेच दीजिए, बस इतना ही 2 काम है। वो बाकी का काम जो लोग शेयर्स मार्केट में 24 आवर्स रहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके उसमें काम करते हैं। लेकिन आपको बस आपके लिए बहुत आसान है, आप जाइए उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसा का अगर ग्रोथ होता है तो पैसा ले आइए। तो इससे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। आज से 20-30 साल पहले जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते थे आज उसके मतलब उससे 10 गुना 20 गुना लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का रहन सहन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। आज जो हमारा कंट्री इतना ग्रो कर रहा है इसका रीज़न क्या क्या है? इसका रीज़न ये कंपनीज ही हैं। टाटा जैसी कंपनीज, रिलायंस जैसी कंपनीज, महिंद्रा जैसी कंपनीज, अडानी कंपनी जो है, ये सारे कंपनीज आजकल इंटरनेशनल लेवल में ये लोग फैल गई हैं। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, देश का भी ग्रोथ होता है। जब देश के अंदर में कंपनीज का ग्रोथ होता है तो देश का भी ग्रोथ होता है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार जो है, देश का ग्रोथ तब होता है जब सरकार के पास जो टैक्स है वो अच्छा खासा आता है। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप से सरकार को ना के बराबर टैक्स मिलता है। फिर अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो वहाँ से थोड़ा बहुत टैक्स मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स एक कंपनी देती है। तो अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट मतलब सरकार को टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, एंड जब टैक्स ज़्यादा जाएगा तो इकोनॉमिक का भी ग्रोथ होगा। तो इसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ मतलब इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। तो इसी वजह से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने बेसिकली 3 टॉपिक्स देखे जो कि था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर मैं बताऊं तो जो बेसिक पोर्शन है जो कि हमें नॉलेज के पर्पज से चाहिए था वो हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जो कि कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कैसे कंपनी बनता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अनदर टॉपिक। सो तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना।
डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।